जानता है कि फ्रांस का पहला यात्री कौन था? तो फ्रैंक कैरो। और फ्रांसीसी कंपनी जिस वक्त भारत आई उस वक्त फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां। किसकी सहायता से आया? तो कोलबर्ट की सहायता से आया। देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन फिर भी गोवा अभी आजाद नहीं हुआ। गोवा 1961 में आजाद होगा। यानी भारत आने वाला जो कंपनी पहला था पुर्तगाली, और भारत से जाने वाला सबसे अंतिम कंपनी ही पुर्तगाली होगा। अंग्रेज 1947 में ही चले गए, लेकिन पुर्तगाली अभी नहीं जाएंगे। पुर्तगाली पूरा ससुरारी का आनंद लेके जाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर को प्रारंभ किए थे, जिसमें हमने पिछली क्लास के वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन के क्रम में मानचित्र के माध्यम से मैंने बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं और पुर्तगालियों में सबसे पहला यात्री था वास्को डी गामा। उसके क्रम में मैंने आपको ये भी समझाया था कि पुर्तगालियों के बाद जो है आप देखेंगे कि डच आते हैं, डच के बाद इसके बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आते हैं, और उसी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में एक और कंपनी रहती है, वो डेनिश आती है। तो इस क्रम को हमने बहुत ही बारीकी तरीके से समझा था, जिसमें मानचित्र के माध्यम से मैंने उसका पूरा स्टोरी आपको समझा दिया था। आज हम उसी स्टोरियों को बंधन राउंड में बांधेंगे, एक टेबल के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित सीखने वाले हैं। जो आज का वीडियो अगर देखते हैं तो इससे संबंधित आप देखिएगा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से 3 से 4 नंबर इजीली ला सकते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसे आप देखिए और अभी आप देख लीजिए कि जिसमें हम लोग समझेंगे कि भारत में पुर्तगाली से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, प्रमुख बिंदु जो एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं, उसको लेके चलेंगे। अगर इसको आप देख रहे हैं तो आपका रेलवे से लेकर और यूपीएससी तक के एग्जाम में आपका यह कार्यगर सिद्ध होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी ही आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए। अब इसके बाद वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। आपने पुस्तकों में तो पूरा पॉइंट आप देख सकते हैं, लेकिन उसे समझेंगे कैसे? जब तक इतिहास को आप समझ कर नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको याद नहीं होगा। आज याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, फिर कल एग्जाम में आप भूल जाइएगा। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहा है उसके ऑप्शन मिलेंगे वो एकदम क्लोज चॉइस मिलेगा। अब जैसे कह दिया जाए कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहला यात्री वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर आया? ऑप्शन ए दे दिया कालीकट, ऑप्शन बी दे दिया लालकट, ऑप्शन सी दे दिया हराकट, ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो अब बच्चे रट के गए कालीकट। अब वहाँ पर क्या हो जाएगा? कालीकट, लालीकट, हराकट, ऐसे सुनेंगे तो वो कंफ्यूज में आ जाएंगे। तो उसको आप बहुत ही बारीकी तरीके से समझकर और तब एग्जाम में जाते हैं तो एकदम दम से रिजल्ट आप दे सकते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम समझेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन के क्रम में सबसे पहला यूरोप से भारत आने वाली जो कंपनी थी वह थी पुर्तगाल। पुर्तगाल ही सबसे पहले पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने भारत की खोज के लिए एक नए भौगोलिक रास्ते को प्रोत्साहन करने के लिए, उसके खोज के प्रोत्साहन के लिए वास्को डी गामा को भारत भेजते हैं। वास्को डी गामा एक व्यापारी था, और एक ऐसा व्यापारी था जब वह पुर्तगाल से चला था तो कई ऐसे बड़े बड़ी कंपनियों से वह लोन लेके चला था। लोन लेकर आया, मान लो किसी कंपनी से 1 करोड़ का लोन ले लिया और 1 करोड़ लोन लेकर जो है भारत आया और यहाँ से मसाला खरीदा और फिर ले जाकर पुर्तगाल में बेचा। जब पुर्तगाल में बेचा तो उसे 60 करोड़ का फायदा हुआ। अब जिस कंपनी से उसने 1 करोड़ लोन लिया था उसको 2 करोड़ दे सकता है, 3 करोड़ दे सकता है, फिर भी उसको इतना फायदा हुआ, बहुत मुनाफा हुआ। इसी मुनाफे को देखकर इसके बाद पुर्तगाली के अलग अलग वहाँ से व्यापारी आना शुरू हो गए।
इसके बाद व्यापारियों ने एक कंपनी को निर्माण कर लिया और पुर्तगाली के सहमति से यहाँ पर पुर्तगाल का एक कंपनी को स्थापित कर लिया, जिसका नाम हुआ पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको मैंने आपको मैप के माध्यम से पूरा स्टोरी समझाया था। और वही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड होता था उसे गवर्नर कहा जाता था। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि पहला गवर्नर कौन था और उसने कौन कौन सा कार्य भारत में किया था। सबसे पहले हम समझेंगे कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से होती है। इसी को एस्तादो द इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर यदि बहुत बारीकी से आप समझिएगा तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। तो इसका नाम था एस्तादो द इंडिया, ये ध्यान में रखना है। एस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी 1498 में स्थापित होती है। उस वक्त पुर्तगाल का शासक थे हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर यही भारत के नए भौगोलिक खोज के लिए प्रोत्साहन करते हैं और एक कंपनी की स्थापना करवाते हैं, एस्तादो द इंडिया कंपनी। ये एक प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी है और यही एस्तादो द इंडिया कंपनी भारत में आती है और वास्को डिगामा के नेतृत्व में आती है। यानी 17 मई 1498 को वास्को डिगामा केरल के कालीकट घाट पर पहुंचते हैं। मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जब वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलते हैं तो पहले केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचते हैं। ये अफ्रीका के सबसे नीचे का बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप। इसी को उत्तम आशा द्वीप भी कहा जाता है। अब प्रश्न में कभी कभी आपसे पूछ दे कि वास्को डिगामा किस रास्ते से भारत आए थे। ऑप्शन ए कोई और नाम दे, बी और नाम दे दे, सी जैसे ऑप्शन ए दे दे इजराइल, ऑप्शन बी दे दे ईरान, ऑप्शन डी दे दे उत्तम आशा द्वीप, ऑप्शन डी दे दे सुमात्रा द्वीप। तो अब देखिए हम रट के गए हैं केप ऑफ गुड होप और वहाँ पर केप ऑफ गुड होप नहीं दिया, वहाँ नाम दे दिया उत्तम आशा द्वीप। तो केप ऑफ गुड होप का ही नाम क्या है, उत्तम आशा द्वीप। तो इसे ध्यान रखना है कि केप ऑफ गुड होते हुए भारत आए थे और वहाँ पर संयोग से भारतीय व्यापारी अब्दुल इब्न मजीद मिल जाते हैं और उनकी सहायता से भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह यानी कालीकट घाट पर पहला यात्री पुर्तगाली वास्को डिगामा आया। यह केरल का राजा जो था वह थे जमोरिन। यह जमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कारण यह था कि एक पुर्तगाली व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आया था और यहाँ भारत में जो उस केरल क्षेत्र में जो मसाला होता था वो मसाला लगभग सड़ रहे थे। चूँकि वह गर्म प्रदेश है और वहाँ पर मसाला ज़्यादा होता है और गर्म प्रदेश में मसाला लोग कम खाता है और वही मसाला सड़ रहे थे उसी को खरीदने के लिए। अब जैसे आपके घर कोई व्यापारी आए कि हम आपका कचरा खरीदेंगे तो आप तो खुश होइएगा, भाई हमारा कचरा कोई खरीदने के लिए आ रहा है। तो केरल के लिए कचरा क्या था, मसाला, चूँकि वहाँ लोग कम खाता है, ना के बराबर खाता है। और वही कचरा इसके लिए क्या होगा, वास्को डिगामा के लिए ज़्यादा मुनाफा वाला पॉइंट बनेगा। तो यही मसाला खरीदने के लिए जब जमोरिन के पास पहुंचते हैं तो जमोरिन इनका बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। इसके बाद यह देखेंगे कि यहाँ से मसाला खरीद करके जब पुर्तगाल वापस जाता है तो उसे 60 गुना फायदा होता है और यही फायदे को देखकर फिर एक दूसरा व्यापारी आता है जिसका नाम होता है कैब्राल। तो अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि पुर्तगाल से आने वाला दूसरा यात्री कौन था, क्योंकि पहला यात्री तो सबको पता है वास्को डिगामा। पुर्तगाल से आने वाला दूसरा यात्री था कैब्राल। यही कैब्राल 1500 ईस्वी में आते हैं और 1500 ईस्वी में आकर देखते हैं कि ना यह बहुत बढ़िया क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर हम लोग व्यापार कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर तीसरी बार जो है दूसरे यात्री के रूप में दूसरी बार वास्को डिगामा पुनः आते हैं, तीसरी बार 1502 ईस्वी में। अब एक और प्रश्न बन जाता है कि वास्को डिगामा भारत में व्यापार करने के लिए कितनी बार आया। तो भारत में 2 बार आया, यानी पहली बार आया था इसकी खोज की और दूसरी बार फिर व्यापार के दृष्टिकोण से 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा आया। इसके बाद जब यहाँ वास्को डिगामा आया तो ये देखा कि हाँ यहाँ व्यापार केवल हम खरीद रहे हैं,
खरीद करके और अचानक निकल रहे हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि खरीद ले और खरीद कर यहीं पर एक जगह रखें, एगो कोठी बनाएं और उस कोठी में हम लोग क्या करेंगे, अपना जितना वस्तु है व्यापार का उसको वहाँ पे रखेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और वही स्थापित होता है कोठी यानी कंपनी का निर्माण करना। तो भारत में इसी कंपनी की स्थापित की जाती है 1503 ईस्वी में। वह जगह होता है कोचीन, यानी कोचीन कालीकट के नीचे है कोचीन। तो कोचीन जो है वहाँ पर सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित करते हैं। कोठी का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हम लोग गांव देहात में देखिएगा कि यदि गांव में भूसा ज़्यादा हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि भूसा के कोठी में रख दी। वही चीज़ अनाज ज़्यादा हो जाए तो अनाज को हम लोग अनाज की कोठी में रखते हैं। गांव में हम लोग रहते हैं, जहाँ पर जिस कमरे में रहते हैं उसको हम लोग कोठरी कहते हैं। वही बात यहाँ पर भी इसने कोठी स्थापित की कि कई जगह कई क्षेत्रों से हम मसाला खरीद कर लाएंगे और एक कोठी में रखेंगे, यानी एक कंपनी होगी, वही कंपनी कोठी कहलाएगी या उसको फैक्ट्री कहेंगे। और उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुर्तगाली सेना को मौजूद करेंगे और सेल्फ की सुरक्षा, कोठी की सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा। पहला कंपनी स्थापित हुआ 1503 ईस्वी में और यही कोचीन में स्थापित होता है। इसके बाद पुर्तगालियों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। जब यहाँ पर कंपनी स्थापित हो गई तो कंपनी की सेना की देखरेख का एक हेड होगा और वही हेड जो है उसको गवर्नर कहा जाएगा। यही यहाँ पर देखिएगा कि जब कंपनी स्थापित होती है पुर्तगाली कंपनी, व्यापारिक कंपनी, और इसी व्यापारिक कंपनी का जो हेड हुआ वह पहला हेड था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी से लेकर और 1509 ईस्वी तक वह पुर्तगाली कंपनी का हेड था, उसी को गवर्नर कहा जाता है। बाद में हम अंग्रेजी शासन जब पढ़ेंगे तो गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसके बाद उसको वायसराय कहा जाने लगा। ये बात की कहानी है। फिलहाल कंपनी का जो हेड होगा उसे क्या कहा जाएगा, गवर्नर कहा जाएगा। और यही पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। जब पुर्तगाल से यह भारत गवर्नर बन के आया तो पुर्तगाली सरकार ने इसे यह कह के भेजा था कि तुम भारत जाओ, लेकिन वहाँ पर तुम्हें एक नीति का पालन करना पड़ेगा। जितने ऐसे जल मार्ग है उन सभी जल मार्गों पे तुम्हें नियंत्रण करना होगा और नियंत्रित करके जो दूसरे यात्री या दूसरे व्यापारी अन्य देश से आते हैं उनसे तुम टैक्स वसूलो और टैक्स वसूल को पुर्तगाल में लेकर आओ। तो यही एक नीति अपनाया जिसका नाम है नीले जल की नीति, यानी इसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहेंगे, जिसे किसने शुरू किया, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने शुरू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने आरंभ किया, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने शुरू किया। यही नीले जल की नीति। अब जरा मैप से समझिए कि मैप में जब कालीकट बंदरगाह पर यहाँ पुर्तगाली आए थे, इसके बाद कोचीन में अपना कंपनी स्थापित किए। अब इसके बाद धीरे धीरे ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी अरब सागर और हिंद महासागर का क्षेत्र, इस क्षेत्र के माध्यम से कोई भी दूसरा यात्री यानी अन्य देशों का यात्री या अन्य देशों का जब कोई व्यापारिक जहाज यहाँ लगेगा तो उस जहाज को एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम है कार्टेज। यही कार्टेज नामक एक नया टैक्स इन लोगों ने वसूलना शुरू कर दिया। अगर यह टैक्स नहीं देते हैं तो यही पुर्तगाली जो सेना यानी पुर्तगाली सेना जो पुर्तगाली कंपनी का अंगरक्षक थी, यही सेना एक डकैती का रूप करना शुरू कर दी, यानी हमला करना शुरू कर दी। और इसके बाद जो अन्य देश के जो जहाज आते थे उससे लूटपाट का काम शुरू होने लगा यदि कार्टेज नहीं दिया जाता था। तो इसी ने एक नई नीति की स्थापना की जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। इस क्षेत्र को यानी पूरे अपने अधीन कर लेना, इसी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा कि दूसरा गवर्नर आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पूरा नाम नहीं याद हो तो केवल अल्बुकर्क भी याद रख सकते हैं। अल्बुकर्क जो है 1509 से लेकर और 1529 तक पुर्तगाली कंपनी का जो है गवर्नर था। यह अल्बुकर्क ने अल्बुकर्क को देखिएगा वास्तविक पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक भी माना जाता है। क्यों? यहाँ देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कारण यह था कि यह पुर्तगाली कंपनी जो थी कोचीन में,
सिर्फ कोचीन थी, लेकिन इसने क्या किया, कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया। मुख्यालय बनाने से यह फायदा हुआ कि कोई भी पुर्तगाली यात्री या कोई भी आप देखेंगे पुर्तगाली व्यापारी आएंगे तो सभी जगह व्यापार करेंगे, लेकिन एक जगह अपना मुख्यालय रखेंगे, वहीं से सारा डीलिंग होता था। तो कोचीन को इसने मुख्यालय बनाया अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। ठीक इसके बाद 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। अब जो गोवा प्रांत है देखेंगे कि इसके ऊपर, चूंकि ब्लू वाटर पॉलिसी यही कहता है कि नीले जल की नीति के माध्यम से जितने ऐसे इधर के या अरब सागर में जो भी घाट है, जो भी बंदरगाह है, उन सभी बंदरगाहों को अपने अधीन कर लो। अपने अधीन कर लोगे तो वहाँ कोई भी व्यापारी आएगा तो तुम्हें टैक्स देगा। इसी तरह से यहाँ पर जो इस क्षेत्र में, गोवा के क्षेत्र में, इधर विशेष रूप से यह जो क्षेत्र है आप देखेंगे आंध्र प्रदेश हैदराबाद का क्षेत्र है, और यही हैदराबाद और यहीं पर गोवा है, और यही गोवा जो है हैदराबाद का ही एक बीजापुर प्रांत है, और उस बीजापुर का शासक थे आदिल शाह, और आदिल शाह से जो है गोवा को छीन लेता है। अब गोवा यानी युद्ध होता है, गोवा छीन लिया जाता है, और इसके बाद देखिएगा कि वहीं पर गोवा क्षेत्र में ही उसने एक नई नीति को शुरू किया, जिसे भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। जितने भी पुर्तगाली आते थे, पुर्तगाली यात्री हो या पुर्तगाली व्यापारी हो, उन्हें यह प्रमोट करता था कि तुम भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लो। इससे क्या फायदा होता था कि भारत में क्या होता है कि जिसका कहीं किसी गांव में विवाह हो जाए तो उस गांव के लोग बड़ा इज्जत देता है, यानी ससुराली के लोग जो है बहुत ज़्यादा इज्जत देता है। उसको अगर कोई गलती भी किया है तो उसको जल्दी कोई मारेगा पीटेगा नहीं, उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगा, ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हर किसी गांव में अगर वो चला गया तो वो फलानवा का दामाद है तो उसको किसी भी घर में शरण मिल सकता है। तो इसने एक नई नीति को अपनाया। पुर्तगाली ने पुर्तगालियों से कहा कि तुम भारतीय स्त्रियों से विवाह करो, और यही विवाह को प्रोत्साहन किया। अब इसका ससुरारी क्या हो गया, गोवा। अब समझ लो कि यही पुर्तगालियों का ससुरारी। अब यही जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन फिर भी गोवा अभी आज़ाद नहीं हुआ। गोवा 1961 में आज़ाद होगा, यानी भारत आने वाला जो कंपनी पहला था पुर्तगाली, और भारत से जाने वाला सबसे अंतिम कंपनी ही पुर्तगाली होगा। अंग्रेज 1947 में ही चले गए, लेकिन पुर्तगाली अभी नहीं जाएंगे। पुर्तगाली पूरा ससुरारी का आनंद लेके जाएंगे। तो 1961 में जाते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की एक नीति को अपनाया। इसके बाद देखिएगा कि जो तीसरा गवर्नर आते हैं वह होते हैं निन्नो डी कुन्हा। निन्नो डी कुन्हा जो है 1529 से 1538 तक का इसका शासन का दौर रहता है पुर्तगाली कंपनी पर। निन्नो डी कुन्हा ने यह गोवा को अपना मुख्यालय बनाया। हालांकि इसके पहले कहाँ मुख्यालय था, तो कोचीन में था। निन्नो डी कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बना लिया 1530 ईस्वी में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है। वीडियो अभी अब तक आपने लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करिए। इसके बाद की कहानी आप समझिएगा, बड़ा मज़ेदार टॉपिक होगा और उससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। अब देखिए निन्नो डी कुन्हा ने नीति अपनाते हैं जो धीरे धीरे ब्लू वाटर पॉलिसी की ही नीति है, और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए यह भारत के जो पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र का जो बंदरगाह है, यहाँ से कालीकट, कोचीन और गोवा, ये गोवा हो गया। गोवा के ऊपर देखिएगा इसने क्या किया कि बेसिन को, गोवा के ऊपर देखिएगा बेसिन, यह बेसिन को क्या कर लेता है 1534 में मिला लेता है, यानी बेसिन को 1534 में मिला लेते हैं। ठीक इसके बाद 1535 में दमन को भी क्या करते हैं, मिला लेते हैं। जब 1535 में दमन पर हस्तक्षेप हो जाता है तो वहाँ का राजा यानी गुजरात का जो राजा था यानी बाज बहादुर, ये बाज बहादुर को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि यह घाट यानी ये जो बंदरगाह थे, इन सभी बंदरगाहों पे पुर्तगाली क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। हस्तक्षेप करके बेसिन को 1534 में मिलाया पुर्तगाली कंपनी ने। उसके बाद 1535 में दमन को मिलाया। जब दमन को मिलाया तब जो वहाँ का यानी इस क्षेत्र का, ये गुजरात का क्षेत्र है, यह गुजरात का शासक
जो बाज बहादुर थे, बाज बहादुर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर पुर्तगाली जो गवर्नर था निन्नो डी कुन्हा ने वार्तालाप करने के लिए बोला कि हम आपसे बात करेंगे बाज बहादुर से। लेकिन कहाँ बात होगी कहाँ? देखिए, हमसे यानी पुर्तगाली गवर्नर निन्नो डी कुन्हा से अगर बात करना हो तो आइए मीटिंग कर लिया जाए। मीटिंग कहाँ होगा? तो ये जो समुद्र है, समुद्र में हम जहाज पर, हम भी रहेंगे अकेले, आप भी रहिएगा अकेले, और हम लोग आपस में संधि करेंगे, बातचीत करेंगे। बाज बहादुर और निन्नो डी कुन्हा के बीच में, समुद्र के बीचों बीच देखिएगा, नाव पर वार्तालाप शुरू होती है। बात इतना बढ़ने लगता है कि बात बढ़ते बढ़ते फैटाफैटी शुरू हो गया। यानी जब दमन पर इसने अपना अधिकार कर लिया, दमन को छोड़ने के लिए यह पुर्तगाली कह रहा है कि नहीं, हम दमन को नहीं छोड़ेंगे, हम घाट पर जो है सिर्फ घाटों का नियंत्रण रखेंगे। और यही बाज बहादुर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। बात बढ़ने लगती है, बात इतना बढ़ने लगता है कि आपस में वो लोग भिड़ जाता है। नाव पर एक बाज बहादुर और एक है निन्नो डी कुन्हा, दोनों में आपस में झड़प हो जाती है। अब फैटाफैटी इतना हो गया कि वही नाव पर से गिर गए बाज बहादुर। अब बाज बहादुर गुजरात का शासक, गुजरात का राजा बाज बहादुर समुद्र में ही गिर के मर गए। इसलिए ये चर्चा में है निन्नो डी कुन्हा जो है, यही बाज बहादुर को जो है वहाँ पर फैटाफैटी में गिर गए, जहाज पर से गिर गए, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि बेसिन और दमन पुर्तगालियों के अधीन हो जाता है। इसके बाद देखिएगा, यही पुर्तगालियों के द्वारा ही कुछ अन्य देन भी है। पुर्तगालियों की देन क्या है? तो सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला जो कंपनी था वही पुर्तगाली कंपनी था। 1556 ईस्वी में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया था। भारत में तंबाकू की खेती, आलू, मक्का, अनानास, मूंगफली, पपीता इत्यादि जैसे खेती जो है भारत में शुरू हो गया। यानी भारत में पहले पपीता नहीं होता था, आलू नहीं होता था, अनानास नहीं होता था, मूंगफली नहीं होता था। यह किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। ध्यान में रखना है, किसकी देन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाना? तो पुर्तगालियों की देन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पुर्तगालियों के बाद दूसरी कंपनी आती है डच कंपनी। डच से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। डच जो है हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। यह जो है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आते हैं। यही डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी थी। वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी। यदि आपसे मूल नाम पूछ दे तो उसको भी ध्यान रखें। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा सा गर्त से क्वेश्चन पूछ लेता है। ऊपर प्रश्न तो लगभग सब लोग जानता है, गर्त से पोस्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, यानी डच ईस्ट इंडिया का मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखना है वेरिंग दे ओस्ट। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास के वीडियो में भी चर्चा किया था। ओस्ट इंडिया कंपनी, यदि वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। वेरिंग दे ओस्ट इंडिया कंपनी, यही डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था। डचों के द्वारा भारत में आने वाला पहला यात्री जो था वह थे हाउटमैन। यानी 1596 में डच पहला यात्री आता है जिसका नाम क्या है? हाउटमैन है। हाउटमैन भारत आने वाला यह पहला डच नागरिक था जो सुमात्रा में पहुंचता है। भारत का ही एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप पर पहुंचने वाला डच है। इसके बाद देखिएगा कि यही जो है इसने 1620 ईस्वी में, यहाँ आप देखेंगे इसने सबसे पहला जो है नागरिक सुमात्रा में पहुंचता है। इसके बाद इसने अपना जो कोठी स्थापित करते हैं सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम, 1618 में सूरत, 1638 में पटना, 1648 में नागपट्टनम और 1663 में कोच्चि। यदि आप बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का तो उसमें देखिएगा प्रश्न पूछेगा कि पटना में किस कंपनी, भारत की यूरोपीय कौन सी कंपनी स्थापित हुई थी? तो पटना में 1638 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। और यह पटना अभी वर्तमान में जो हम पटना कॉलेज देखते हैं वह पटना कॉलेज का पूर्वी भाग जो था वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कोठी हुआ करता था।
यही 1638 ईस्वी में पटना में स्थापित की गई थी। डचों के द्वारा देखिएगा कि इसने ज़्यादातर डच जो थे वह सब पुर्तगाली आए थे भारत में तो मसाले का व्यापार कर रहे थे, लेकिन जब डच भारत आए तो यह मसाला को छोड़कर इन लोगों ने वस्त्र का व्यापार शुरू कर दिया। मसाला छोड़ करके डच मसाला के स्थान पर वस्त्र को प्राथमिकता दिया। सब मसाला खरीदने में लगा है, लेकिन डच क्या खरीद रहा है? यहाँ से कपड़ा खरीद कर ले जाके और अपने देश में बेचा करता था। तो यही देखिएगा, भारत को भारतीय वस्त्र के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी मसाला खरीदने और बेचने की कंपनी नहीं थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा यहाँ से खरीदती थी और अपने देश में बेचती थी। तो भारत का यानी भारतीय वस्त्र के निर्यात का केंद्र का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो डचों को ही दिया जाता है। डच जो है सबसे ज्यादा बल जो है कोरोमंडल तट पर अधिक बल दिए। डच विशेष रूप से देखिएगा कि इधर पूर्वी के क्षेत्र पर ज्यादा अधिकार जमाते हैं, चूंकि इधर आप पश्चिम के बंदरगाह पर यदि कोई बाहरी यात्री आता था तो उसे ज्यादा टैक्स दिया जाता था। अब यही टैक्स की वजह से ये लोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आना शुरू किया? तो पूर्वी बंदरगाहों पे, पूर्वी घाटों पर। तो विशेष रूप से देखिएगा कि ये लोग सबसे पहले यानी कोरोमंडल में आते, कोरोमंडल के क्षेत्र पर अपना स्थापित जो है शुरू करते। इसी तरीके से डचों ने बाद में इंडोनेशिया का जो क्षेत्र था वह इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। यही आप देखेंगे कि डच के द्वारा 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेजों के बीच में एक झड़प होती है जिसे बेदरा का युद्ध कहा जाता है। यही बेदरा के युद्ध में डचों का पतन हो जाता है और उस वक्त अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। और यही बेदरा के युद्ध के बाद भारत से जो है डच वापस चले जाते हैं और डच जो है अपना अधिकार कहाँ जमा लेते हैं? इंडोनेशिया में। चूंकि यह जो क्षेत्र था यह विशेष रूप से इधर इंडोनेशिया का क्षेत्र है, तो इंडोनेशिया में अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं और भारत को छोड़ देते हैं। इसके बाद यही बेदरा के युद्ध के बाद यहाँ पर देखिएगा कि अंग्रेज वापस जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि डच के बाद एक और छोटी कंपनी भारत में आती है जिसका नाम होता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश जो है यहीं पर देखिएगा डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। यह भी देखिएगा कि 1620 ईस्वी में सबसे पहले त्रैंक्वे बार में अपनी पहली कोठी स्थापित करती है। त्रैंक्वे बार जो है वह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का बंदरगाह है। 1620 ईस्वी में त्रैंक्वे बार में पहली कोठी स्थापित होती है और यही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के श्रीरामपुर जो बंदरगाह है वहां पर अपनी दूसरी कोठी स्थापित करते 1755 ईस्वी में। यह भी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत घाटे में चलना शुरू कर दी। अब घाटा इतना होने लगा कि यह अंग्रेजों से ही कर्ज ले ली और कर्ज इतना हो गया इसके ऊपर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कि अंग्रेजों ने जो कोठी इसके पास थी वह सब कोठी जब्त कर ली। अब चूंकि ये घाटा में चल रहा था, अब जब्त होने के बाद देखिएगा कि यह जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का सफाया हो जाता है। ध्यान रखा जाए कि जब व्यापार कर रहे हैं तो घाटे में जाए उतना ही आप पैर फैलाइए जितना कि चादर हो। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इसने अंग्रेजों से क्या कर लिया? लोन ले लिया। अब कर्ज लेने में कर्ज में भी दब गया, कर्ज को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए अंग्रेजों ने इसकी कोठी को भी क्या कर लिया? जब्त कर लिया। इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यह 31 दिसंबर 1600 की घटना है। 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल नाम था वह भी मैंने आपको पिछली क्लास के वीडियो में मैंने बताया था। फिर से उसे दोहरा दूं कि दी गवर्नर, ध्यान दीजिएगा, दी गवर्नर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। दी गवर्नर एंड कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन
ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडिया, मिला लेंगे, into the ईस्ट इंडिया, यही इस कंपनी का मूल नाम था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल नाम था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी है इससे पहले, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इस समय जो महारानी थी वह थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने एक चार्टर देती हैं जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर, एक अधिनियम देती है कि तुम सब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट में इंडिया की कंपनी जो है वहाँ पर जाकर व्यापार कर सकते हो। और यही चार्टर जो था वह अकबर के नाम का चार्टर था। इस समय जो है भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबर के नाम की एक चिट्ठी बना था कि यह कंपनी भारत में जा रही है, अकबर से जो है श्रेय प्राप्त करके और भारत में व्यापार करेगी। लेकिन यह संजोग देखिए कि अंग्रेज जो थे बहुत मतलब लुंज थे, समझिए कि एकदम आलस थे। अब 1600 में वह कंपनी बना और भारत में आते आते इसको कितना समय लगा? 1608। बहुत विलासी थे, रास्ते में अयासी में ही समय गंवा दिए। तो 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत सबसे पहले इधर कैप्टन हॉकिंस आते हैं। जेम्स प्रथम का दूत यानी इस समय एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वहाँ का शासक जेम्स प्रथम बनते हैं। तो अंग्रेजों के शासक जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत में एक कैप्टन हॉकिंस आते हैं। तो जब कैप्टन हॉकिंस लेकर आते हैं 31 दिसंबर 1600 वाला चिट्ठा कि हम आए हैं आपके भारत में व्यापार करने के लिए, हम अकबर को खोज रहे हैं, क्या आप अकबर है? तो नहीं। अब यही अंग्रेज जब आते हैं कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर ने देखता ओ इंग्लिश आया है यानी अंग्रेज आया है, और यही अंग्रेज को इंग्लिश और अपना वाला टाइटल दिया खान, यानी कैप्टन हॉकिंस को क्या कहा? इंग्लिश खान, यानी कोई इंग्लिश खान आया है। और यही इंग्लिश खान आते हैं यानी कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की संज्ञा जहांगीर नहीं देता है। और जब यह देखता है कि नहीं ये तो अकबर के नाम की पत्री है, नहीं व्यापार के तुम्हें अनुमति नहीं है, तुम जाओ फिर और मेरे नाम का जो है चिट्ठी लेकर आओ। तो इसके बाद पुनः देखिएगा कि 1616 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत आते हैं सर टॉमस रो। यही सर टॉमस रो जब जेम्स प्रथम का दूत दूसरी बार आते हैं 1616 में। अब देखिए एक बार आया था 1608 में, देखिए कितना आलसी है। 1608 में आया, कंपनी बना 1600 में, भारत आया 1608 में, और उसके बाद जब चिट्ठी इनकार हो गया तो फिर गया दूसरा चिट्ठी बनवाने, तो आ रहा है 1616 में। शुरुआत में कितना आलसी है सब। तो 1616 में जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं और वहीं से जहांगीर ने छूट देते हैं कि भारत के तुम किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हो, लेकिन हमको उसके बदले में कुछ नजराना चाहिए, यानी हमको भी फायदा होना चाहिए, कुछ टैक्स मिलना चाहिए। तो ये इसको अनुमति मिल जाता है भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, क्योंकि यह भारत का यानी संपूर्ण भारत का मुगल बादशाह था जहांगीर। यही पुर्तगाली जब आए थे तो जहाँ थे, जैसे कि जमोरिन या केरल का राजा है, वहाँ से अनुमति लेके केरल में व्यापार करता था। वही बाज बहादुर ये देखिएगा यह गुजरात का राजा है, गुजरात के राजा से अनुमति लेके गुजरात में व्यापार करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अंग्रेज आए 1616 ईस्वी में, टॉमस रो की मदद से जहांगीर ने उनको पूरे भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। इसके बाद देखिएगा कि इसने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह फैक्ट्री अभी अस्थायी थी। कारण क्या था कि जहांगीर बोला था कि तुम मेरे नाम का चिट्ठी लेकर आओ, अस्थायी नहीं हुआ था। 1608 में अस्थायी कंपनी कहाँ है? तो सूरत में। इसके बाद इधर 1611 में देखेंगे कि मसूलीपट्टनम में यह भी अस्थायी कंपनी, और बनकर जो तैयार हुआ 1613 ईस्वी में फिर सूरत में यह हो गई अस्थायी कंपनी। यहाँ पर देखिएगा 1613 में इसकी अस्थायी कंपनी सूरत में बनती है अंग्रेजों का। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज वाली बात है कि अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई। तो कभी कभी पूछ देता है मसूलीपट्टनम,
है ना। तो पहली ये अस्थायी है, फाइनल जो बना अस्थाई कब, तो 1613 ईस्वी में सूरत में बना। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे जरूर। अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चलने वाला है। यहाँ पर भारत में अंग्रेज और पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं, अभी भी पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं। पुर्तगाली गए नहीं, डच चले गए, डेनिश चले गए, लेकिन पुर्तगाली अभी है। तो भारत में और पुर्तगाली, यहीं पर देखिएगा बीच में जहाँ जहाँ पुर्तगाली रहेंगे वहाँ पर भारत पुर्तगालियों के बीच झड़प होगी। अब यही चीज़ देखने को मिलेगा 1661 ईस्वी में। यही चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटिश राजकुमार थे, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली एक राजकुमारी थी कैथरीन, और इसी कैथरीन से विवाह हो जाता है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो जाता है, कैथरीन, यह पुर्तगाली राजकुमारी थी। अब विवाह मिलेगा चूंकि दो गो राजा, एगो राजा यानी अंग्रेज आ एगो पुर्तगाल इहो अंग्रेज। अब ये दोनों का ब्याह होगा तो छोटा मोटा दहेज थोड़े मिलेगा, समझोगे 1-2 कट्ठा दहेज मिलेगा। देखो यहाँ दहेज जो मिलेगा, विवाह हुआ तो भारत में, चूंकि देखो विवाह हो रहा है कहाँ पर, आई किसको दहेज समझ रहा है, भारत को, क्योंकि यह व्यापारिक क्षेत्र था। तो यहाँ पर पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज दे दिया अंग्रेजों को। चूंकि पुर्तगाली लड़की से विवाह हुआ तो लड़की वाला क्या करता है, लड़का वाले को दहेज देता है ना जी। तो लड़की वाला कौन था, पुर्तगाली, और पुर्तगालियों का आधिपत्य कहाँ पर था, बंबई में थे। तो बंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया गया। अब इसके बदले में देखिएगा यही अंग्रेज जो थे, अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय को बंबई दे दिया गया दहेज के रूप में। चार्ल्स द्वितीय भी क्या किए कि इस बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, चार्ल्स द्वितीय राजा थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दे दिया गया। और बदले में भी देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया पर दिया गया। कितना, मात्र 10 पाउंड, बहुत कम है। यानी पूरा बंबई में तुम सब व्यापार करो, लेकिन राजा को कितना दो, सिर्फ 10 पाउंड। तो मात्र 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर यह चार्ल्स द्वितीय बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और मजेदार पॉइंट है कि अंग्रेजों की बात देखेंगे कि कुछ अंग्रेजों का जो महत्वपूर्ण केंद्र होता है, महत्वपूर्ण केंद्र जो होगा वह कौन कौन सा केंद्र है। क्योंकि भारत के ये सभी क्षेत्रों में व्यापार कर रहा है, और अब सभी क्षेत्रों में देखिएगा अपना एक इंपॉर्टेंट केंद्र बनाते हैं। जैसे सबसे पहले कोलकाता में इनका महत्वपूर्ण केंद्र था। 3 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट था, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। बंबई तो दहेज में ही मिला था, लेकिन कलकत्ता जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इधर मद्रास के चेन्नई जो है यह भी अंग्रेजों का महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ से व्यापार ज़्यादा होते। इसके बाद देखिएगा कि यह जो बंबई का क्षेत्र है, बंबई तो ऑलरेडी दहेज के रूप में ही था, तो यह 3 जो क्षेत्र था यह इंपॉर्टेंट था। अब प्रश्न पूछता है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो कलकत्ता एक नया शहर बना था। इस नए शहर की स्थापना जॉब चारनाक ने किया। क्वेश्चन आता है कि कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो जॉब चारनाक के द्वारा। जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। इसी तरीके से बंबई शहर की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो जेराल्ड ऑंगियार के द्वारा हुआ। जेराल्ड ऑंगियार ने बंबई शहर की स्थापना की। इसी में देखेंगे मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया। फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास की स्थापना किया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलकत्ता में जो यह शहर था इनका एक प्रमुख केंद्र था। इसी प्रमुख केंद्र में एक और चीज यहाँ पर देखिएगा सॉरी, कलकत्ता में ही आप देखेंगे कि इसमें एक फोर्ट विलियम, कलकत्ता में ही एक किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। यही किला इंपॉर्टेंट था। इस किला के निर्माण जो है, फोर्ट विलियम किला का निर्माण यही कलकत्ता में ही स्थापित हुआ था, जो अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। फोर्ट विलियम आज भी देखिएगा कि कलकत्ता का जो सचिवालय है, वह जहां मुख्यमंत्री का निवास स्थल है, वह सब फोर्ट विलियम के केंद्र में ही बसा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जहां सभी अंग्रेज वहां पर जाते थे, वहां रहते थे, अपना काम करते थे, व्यापार संबंधित कोई भी कार्य वहां से किया जाता था। तो यह कलकत्ता में स्थित है।
इसी तरीके से सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में स्थित है। मद्रास में कौन सा किला स्थित है? तो सेंट जॉर्ज का किला। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है सेंट जॉर्ज का किला कहाँ स्थित है? मद्रास में। और मद्रास की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस डे ने किया। यह अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ। अंग्रेजों के द्वारा भारत में कई ऐसे चीज आप देखेंगे नए नए निर्माण हुए हैं, नए नए खोज भी हुए। इसके बाद देखिएगा कि जब अंग्रेज आए इसी क्रम में फ्रांस भी चले। फ्रांस चले, जरा सा यह भी समझ लेते हैं भाई, सब देश आ रहा है भारत में व्यापार करने के लिए, तो फ्रांस क्यों पीछे रहेगा? उस समय फ्रांस भी एक ताकतवर देश था। पूरे यूरोप में फ्रांस ताकतवर देश के रूप में रहता था। फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां, वो कहता है कि मैं ही शासक हूँ, मैं ही राज्य हूँ, मेरे अंदर सभी शासन समाहित है। एक बहुत ही ताकतवर था। अगर समझ लो कि फ्रांस को सर्दी लगती थी तो पूरे यूरोप छींकता था, इतना मजबूत शासक था। फ्रांस को सर्दी लगेगी पूरा यूरोप छींकेगा, इतना ताकतवर था। ये बोला कि नहीं, लुई 14वां का एक मंत्री है कोलबर्ट। कोलबर्ट इसका सलाहकार भी था लुई 14वां का। फ्रांस का राजा उस समय कौन था? लुई 14वां। लुई 14वां का सलाहकार थे मंत्री कोलबर्ट। यही उनका मंत्री भी थे, विशेष सलाहकार मंत्री। यही कोलबर्ट ने एक सलाह दिया कि हुजूर सभी देश जो है भारत में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि लुई 14वां का तो ऐसा बात है तो हम लोग भी चलेंगे, लेकिन सभी देश प्राइवेट कंपनी लेके जा रही है, हम सरकारी कंपनी लेके जाएंगे। यह जो है लुई 14वां कहता है कि हमारे देश का सरकारी कंपनी भारत में जाना चाहिए। तो यही लुई 14वां जो है मंत्री कोलबर्ट की सहायता से भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित होती है, और वह सरकारी कंपनी था जिसका नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। कंपनी का नाम है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। ओरिएंटलेस का मतलब कोई कंपनी प्राइवेट नहीं है, ये ओरिएंटलेस है, यह सरकारी कंपनी है। तो पहली बार सरकारी कंपनी फ्रांसीसी कंपनी आया था। फ्रांस से सबसे पहला यात्री भारत जो आया था, पहले ये चेक करने के लिए आया था कि क्या भारत में व्यापार करने लायक जगह है कि नहीं, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो यहाँ के लोग मूर्ख स्वभाव के थे, ये इसका कहना है कि यहाँ के लोग मूर्ख है, यहाँ पर राज किया जा सकता है। तो यहीं से एक व्यक्ति, फ्रांस से एक व्यक्ति आते हैं, नाम है फ्रैंक कैरो। फ्रैंक कैरो भारत यात्रा करते हैं, पहली बार आते हैं, पहली यात्री फ्रैंक कैरो। क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस का पहला यात्री कौन था? तो फ्रैंक कैरो। और फ्रांसीसी कंपनी जिस वक्त भारत आई उस वक्त फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां। किसकी सहायता से आया? तो कोलबर्ट की सहायता से आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिएगा 1661 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। जो आज का वीडियो देख लेगा समझ लो आधुनिक भारत का आधा चैप्टर खत्म, आधुनिक भारत का आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलिए। अगर अपने दोस्तों को भी चाहते हैं कि वो भी जॉब में जाए तो आप समझिए इस वीडियो को उस दोस्त के पास भी शेयर कीजिए। एकदम एक एक पॉइंट को बहुत ही कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा है। इसके बाद देखेंगे 1661 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। अब यहाँ आते ही देखिएगा फ्रांसीसी और अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। चूंकि अंग्रेज एक प्राइवेट कंपनी लेके चल रहे थे और फ्रांसीसी एक सरकारी स्वयं शासक था। चूंकि फ्रांस जो थे वह ताकतवर देश था उस वक्त का। अब फ्रांस देखिएगा कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों का संघर्ष शुरू होता है। किस लिए भाई? तो आप देखेंगे अलग अलग कर्नाटक का युद्ध होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट 3 कर्नाटक का युद्ध है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748, ये रटते हैं, हम आपको ट्रिकी आपको समझा देंगे। इसके बाद देखिएगा दूसरा कर्नाटक का युद्ध 1749 से लेकर 1754 में। इसके बाद देखिएगा तीसरा कर्नाटक का युद्ध जो होता है वह होता है 1758 से लेकर 1763 तक। तो ये 3 कर्नाटक का युद्ध विशेष रूप से वही क्षेत्र में युद्ध होगा जहां पर व्यापार ज्यादा होते हो। तो व्यापार सबसे ज्यादा दक्षिण क्षेत्र में ही होता था। अब हम समझ रहे हैं कि कर्नाटक किसको कहते हैं। तो उस वक्त जो कर्नाटक था वही कर्नाटक आज के समय में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र जो था वह सब कर्नाटक कहा जाता था। यही कर्नाटक का क्षेत्र है।
अंग्रेज इधर व्यापार कर रहे थे जो बंबई का क्षेत्र था, और इधर हैदराबाद में व्यापार कर रहे थे जो ऊपर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। और इसी में आप देखेंगे केरल वगैरह ये सब अंग्रेजों का ही क्षेत्र था। इधर से आए थे फ्रांसीसी जो थे इस बंदरगाह पर उतर रहे थे। उसके बाद अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित किए थे 1661 में, जो गुजरात में थे। हुआ यह था कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर देखिएगा कि एक वक्त था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा। ऑस्ट्रिया एक जगह है जो स्पेन के बगल में है। मैंने बताया यूरोप में भी अगर वहाँ पर किसी को सर्दी होगी तो यहाँ पर भी छींक मिलेगा। यहाँ यूरोप में कोई भी बात होगी तो भारत में उसका भुगतना पड़ता था। तो यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का राजा के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था कि वहाँ कौन राजा बनेगा, अंग्रेज बनेगा या फ्रांसीसी बनेगा। तो यहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई ऑस्ट्रिया में। यही उत्तराधिकार के युद्ध के कारण जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों में झड़प हो रहा था वहाँ पर। अब उसी का खीस निकालने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी बर्नेट क्या करते हैं कि फ्रांसीसी कुछ जहाज़ों को भारत में पकड़ लेते हैं। होता है ना जी कि हमारे पड़ोसी, हमारा मूल जो घर है वहाँ पर लड़ाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा पड़ोसी है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या करते हैं, अंग्रेज बर्नेट कैप्टन थे उस समय, और यही बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज को अपने अंदर ले लेता है। अब इस समय फ्रांस का जो गवर्नर था, पहला गवर्नर था डुप्ले, और यही डुप्ले को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई लड़ाई तो हो रही है ऑस्ट्रिया में, तुम भारत के हमारे फ्रांसीसी जहाज को क्यों पकड़ लिए हो। अब यही अच्छा नहीं लगने की वजह से डुप्ले ने कहा कि अच्छा ये बात है, हमारे जहाज पकड़ लिया है, रोक तुमको बताते हैं। ये क्या किया, मॉरिशस में अपना एक फ्रांसीसी सब सेना का दस्ता रहता था। मॉरिशस से फ्रांसीसी गवर्नर ला बर्देन को बुलाया, भाई ला बर्देन तुम जल्दी आओ अपन सेना लेके, है देखो अंग्रेज हमारा जहाज घेर ले है। अब ला बर्देन को बुलाता है डुप्ले बुलाता है ला बर्देन, फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, कहाँ का, तो मॉरिशस का। और यही फ्रांसीसी गवर्नर ला बर्देन की सहायता से उधर से सेना चल दी। अब सेना चली और यहाँ पर अंग्रेज बर्नेट को जो है वापस जो है जहाज छोड़ना पड़ा, अंग्रेज बर्नेट को दंडित किया गया। अब इसके बाद अंग्रेज बर्नेट जो था वह जहाज छोड़ देता है। यह पहला कर्नाटक का युद्ध होता है। इसी बीच में देखिएगा कि एक और युद्ध होता है, जब अंग्रेज बर्नेट आते हैं, जब ला बर्देन यहाँ पर आते हैं, तो जब ला बर्देन पूरा सेना लेकर आए तो अब इसका लालच बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बर्नेट को तो हरा दिए थे, अब आए हैं तो कुछ और जीत लिया जाए। क्योंकि यह जो क्षेत्र था यह विशेष रूप से कर्नाटक का क्षेत्र जो था, इस समय देखिएगा कि कर्नाटक का नवाब जो थे वह थे अनवरुद्दीन। कर्नाटक का उस समय राजा कौन थे, अनवरुद्दीन। फ्रांस कहता था एक काम करिए, हम एगो आपको चिट्ठी देते हैं, चिट्ठी वह होगा कि आप अपना सेना हटा दीजिए, हम आपको सेना देंगे, बदले में हम आपको जो है हमें कुछ किराया दीजिए, अपन सेना हटा दीजिए, हम आपको सेना 5 गो देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो 5 लाख सेना दे देंगे। पहले 5 गो देंगे, जरूरत पड़ेगा तो 5 लाख। अब अनवरुद्दीन कहते कि हैं हम नहीं हटेंगे, तो कह रहे कि अच्छा नहीं करिएगा तो हमसे फरिया लीजिए। अब उस समय ला बर्देन आया हुआ था। अब इसके बाद अनवरुद्दीन से क्या हुआ, युद्ध हो जाता है। यही युद्ध होता है जिसको सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। सेंट टोमे का युद्ध फ्रांसीसियों और कर्नाटक के राजा जो थे अनवरुद्दीन के साथ युद्ध होता है, और अनवरुद्दीन इस समय हार जाते हैं। अनवरुद्दीन जब हार जाएंगे तो आप समझो कि जिस समय कर्नाटक के राजा जो थे अनवरुद्दीन को कहा था कि आप अपनी सेना हटा लीजिए, हमारा सेना किराया पर ले लीजिए, नहीं लेते हैं तो हमसे युद्ध कर लीजिए। अब यही नीति कहा जाता है सहायक संधि, जिसको बाद में देखिएगा वेलेस्ली के द्वारा इस नीति को अपनाया जाता है। आप जब जब कहानी पढ़ेंगे तो उस समय अंग्रेजों ने यही सहायक नीति को अपनाया। उसने क्या किया कि शुरुआत किया था फ्रांस ने, कहा कि जो कर्नाटक के राजा यानी अनवरुद्दीन है, आप अपनी सेना हटाइए, हमारा सेना ले लीजिए, बदले में हमको कुछ किराया दीजिए। यह मानने से इनकार कर दिए तो हमसे फरिया लीजिए। फरियाने का क्रम यह हुआ कि अनवरुद्दीन हार गए, क्योंकि उस समय ला बर्देन की सेना थी। इसी समय ला बर्देन की सेना थी।
इसके बाद देखिएगा कि यहीं पर कर्नाटक का युद्ध में अनवरुद्दीन हार जाने के बाद इस समय जो ऑस्ट्रिया का जो युद्ध हो रहा था वह ऑस्ट्रिया का युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया। 1748 में वह युद्ध जो हुआ था वह समाप्त हो गया। अब यह कर्नाटक इस क्षेत्र में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के हाथ में आ चुका था, अनवरुद्दीन हार चुके थे। इस समय देखिएगा कि यही 1748 में एक संधि होती है जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, वह संधि का नाम था एक्स-ला-शापेल संधि। कहीं कहीं ऑक्स-ला-शापेल संधि लिखता है, तो उसका वास्तविक जो नाम है वह है एक्स-ला-शापेल संधि। एक्स-ला-शापेल संधि, यही एक्स-ला-शापेल संधि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के क्रम में एक संधि होती है ऑस्ट्रिया में। कि वही संधि में कहा जाता है कि हमारा जो जीता हुआ क्षेत्र है, माने अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों का जीता हुआ क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिया जाए, अब फ्रांसीसियों का जीता हुआ क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाए। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस संधि के वजह से पुनः जो है मद्रास, यदि जो लाबर्दिन की सहायता से पूरा मद्रास को जो है अपने क्षेत्र में रखा गया था फ्रांसीसियों का, वह पुनः मद्रास किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया, फिर अंग्रेजों के हवाले हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए अनवरुद्दीन जो है हार चुका था। अब सोचिए कि अनवरुद्दीन यदि फ्रांसीसियों से हारा है तो किसका सहयोग करेगा, अंग्रेजों का। अब यह अंग्रेजों का सहयोग करेगा। पुनः एक युद्ध होता है फिर दोबारा। अब इस समय जब एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में हो जाती है तो लाबर्दिन फिर भारत से चले जाते हैं मॉरिशस। अब इस समय सिर्फ अकेले कौन है, तो डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। इस समय फिर कर्नाटक का एक दूसरा युद्ध होता है और दूसरा युद्ध जो होगा वह 1749 से लेके 1754 ईस्वी तक चलेगा। यही फ्रांसीसियों का जो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध होता है वह किस लिए होता है, यह भी समझिए। फ्रांस चाहता था कि कर्नाटक का जो राजा हो वह हो चंदा साहब। कर्नाटक का राजा कौन हो, चंदा साहब। लेकिन अंग्रेज चाहता था कि कर्नाटक का राजा फिर कौन बने, अनवरुद्दीन बने। चूंकि यहाँ कर्नाटक का जो राजा इस समय कौन था जी, पहले अनवरुद्दीन था। अब अनवरुद्दीन को हरा दिया गया था फ्रांसीसियों द्वारा और फ्रांसीसी चाहते थे किसको बनाए, चंदा साहब। चंदा साहब हमारा बात मानेगा, हम जो चाहेंगे वो करेगा। लेकिन यह डुप्ले की सहायता से कर्नाटक का राजा जो है चंदा साहब को बनाना चाहते थे और अंग्रेज किसको चाहते थे, अनवरुद्दीन को। अब इसी बीच में एक झड़प होती है। डुप्ले ने चंदा साहब को चढ़ा बढ़ा देता है। ये चंदा साहब उठते हैं और जाके अनवरुद्दीन की हत्या कर देता है। अब ये हत्या हो जाने के बाद जो है चंदा साहब कर्नाटक के राजा बन जाते हैं। कर्नाटक के राजा, चूंकि इस समय अंग्रेज फिर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। बोले अच्छा तुम कर्नाटक जीत लिया, कोई बात नहीं। इसके ऊपर देखो हैदराबाद है, इसके ऊपर चूंकि हैदराबाद देखिएगा कर्नाटक छोटा क्षेत्र है लेकिन हैदराबाद बड़ा क्षेत्र है। अब इस हैदराबाद के राजा यानी मुजफ्फर जंग, इसको डुप्ले चाहता था कि हैदराबाद का राजा मुजफ्फर जंग को बनाया जाए, जबकि अंग्रेज चाहते थे नासिर जंग को इसके राजा बनाया जाए। अब इस समय भी देखिएगा कि नासिरगंज के द्वारा मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है। अब मुजफ्फर जंग की हत्या करके कौन राजा बन जाते हैं, नासिर जंग। अब यह अंग्रेजों का क्षेत्र है, एक बड़ा सा क्षेत्र अंग्रेजों का और छोटा क्षेत्र किसका है, फ्रांसीसियों का। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो निश्चित है कि फिर तीसरा लड़ाई लड़ेगा। दूगो लड़ाई हुआ, पहला लड़ाई ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए कर्नाटक युद्ध, दूसरा लड़ाई राजा बनाने के लिए कर्नाटक युद्ध, और तीसरा लड़ाई देखिएगा कर्नाटक का। इस समय जब देखिएगा मुजफ्फर जंग जब हार जाते हैं, इस समय पुनः जो है अंग्रेज जब पूरा एक बड़े क्षेत्र को संभाल रखा था, उस समय अर्काट एक जगह था और उस अर्काट में सभी फ्रांसीसी सेना थे। सभी फ्रांसीसी सेना कहाँ थे, अर्काट में। अंग्रेजों को सूचना मिलती है कि अर्काट में फ्रांसीसी सेना है। अंग्रेजों ने बड़ी मात्रा में सेना लेकर अर्काट को घेर लिया। अब अर्काट को घेर लेने के बाद डुप्ले क्या हुआ, वहाँ पर हार जाता है। अब डुप्ले हार जाने की वजह से जो फ्रांसीसी राजा थे वो डुप्ले को चल इधर वापस बुला लेते।
डुप्ले को बुला लेते हैं, पुनः किसको भेजा जाता है, गोडेहू को भेजा जाता है। अब इसके बाद दूसरा गवर्नर फ्रांसीसी कौन होता है, तो गोडेहू होते हैं। अगला फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू होते हैं और यही गोडेहू अगला गवर्नर होते हैं। इसके बाद 1754 में पांडिचेरी का संधि होता है। चूंकि पुनः अंग्रेजों के द्वारा, जहां पांडिचेरी में फ्रांसीसी रहते थे, अंग्रेजों के द्वारा उस पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया जाता है। गोडेहू आते हैं तो पांडिचेरी का संधि होता है और पांडिचेरी को पुनः आजाद करा लेते हैं और अपने अधीन करते हैं फ्रांसीसी के अधीन, यानी 1754 में। इसके बाद देखिएगा कि फिर तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है जो 1758 से लेके 1763 ईस्वी तक रहता है। यह तीसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है, फ्रांसीसी सरकार का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे हैं। यही काउंट डी लाली को यहां देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने तीसरे कर्नाटक युद्ध में लाल कर देता है। रॉबर्ट क्लाइव ने काउंट डी लाली को लाल कर देता है, कब, तीसरे कर्नाटक के युद्ध में। यह तीसरे कर्नाटक युद्ध में एक बीच में वांडीवास का युद्ध होता है। यही वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, जिस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सर आयरकूट। अब आयरकूट जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे और पांडिचेरी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिए। यही पांडिचेरी जो पूरे फ्रांसीसियों का जो है एक गढ़ माना जाता है। इस समय देखिएगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि होता है। इस संधि का नाम है 1763 में यह संधि होती है, जिसका नाम है पेरिस की संधि। यही पेरिस की संधि होती है और इसी संधि में कहा जाता है कि भारत जो है फ्रांसीसियों से मुक्त हो जाता है। यही फ्रांसीसी कहते हैं कि हम भारत को छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी अन्य जगह जो जीते हुए हैं, जैसे इंडोनेशिया, मॉरिशस, इस जगह पर हमारा आधिपत्य रहेगा, वहां आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, हम भारत को छोड़ देते हैं। किस संधि में, तो पेरिस की संधि में फ्रांसीसी भारत से पूरी तरह से यहां से निकल जाते हैं। ये वीडियो आप समझ सकते हैं। एक बार और इस वीडियो को आप देखिएगा तो एक फाइनल आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से कार्य किया गया। उसमें अंग्रेजों का गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और उसके बाद 1857 की क्रांति, उससे संबंधित वीडियो क्लिप के साथ। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और अगर आपसे कोई क्वेश्चंस बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आए। वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।